ठीक है। छात्रावास अधीक्षक के सिलेबस में एक टॉपिक है छात्रावास प्रबंधन, कि छात्रावास का आपका जो हॉस्टल है उसका मैनेजमेंट किस तरह से करना है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छात्रावास का परिभाषा क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। छात्रावास मतलब छात्रावास आश्रम से तात्पर्य उन छात्रावास आश्रमों से है जो कि आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित है ना। आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास द्वारा संचालित है, जैसे कि प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास। प्री मैट्रिक छात्रावास होता है और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास मतलब 10वीं तक के पढ़ने वाले के बच्चों के लिए छात्रावास होता है, 12 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए छात्रावास होता है। कर्मचारी पुत्र पुत्री छात्रावास, आश्रम शाला और विशिष्ट संस्थाओं से संलग्न छात्रावास, मतलब छात्रावास से तात्पर्य है जहां पर बच्चे वहीं पर रहते हैं। ठीक है। अब छात्र से तात्पर्य उन बच्चों से हैं जो किसी शासकीय और मान्यता प्राप्त अशासकीय स्थानीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं, जो कि किसी गवर्नमेंट संस्था में अध्ययन करते हैं, उससे तात्पर्य है। विभाग द्वारा संचालित छात्रावास आश्रम में निवास के लिए अनुमति प्राप्त हो। अधीक्षक किसको बोलते हैं, अधीक्षक से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो छात्रावास की व्यवस्था हेतु समक्ष प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो छात्रावास अधीक्षक बनता है, जो वहां का सुपरिटेंडेंट होता है, जो वहां के सारे बच्चों को संभालता है। अब जो छात्रावास की श्रेणियां हैं, जो छात्रावास है उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसकी श्रेणियां क्या क्या है। तो छात्रावास आश्रमों की जो श्रेणियां हैं, पहला है अनुसूचित जनजाति के छात्रावास आश्रम, मतलब एसटी के लिए जो आश्रम बनाए गए। फिर अनुसूचित जाति एससी के लिए आश्रम और छात्रावास बनाए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावास, ओबीसी के लिए तीन तरह के आपके हॉस्टल दिख गए, एसटी वाला हॉस्टल, एससी वाला और ओबीसी। अलग अलग टाइप से भी होते हैं, एक साथ कंबाइन वाला अलग अलग एरिया के हिसाब से होता है। जैसे कि आप हमारे पेंड्रा गोरिल्ला वाले एरिया में चले जाएंगे तो सारे एसटी बाहुल्य वाले हॉस्टल, इधर धर्मजयगढ़ तरफ आप जाएंगे तो एसटी बाहुल्य वाले हॉस्टल। ठीक है। मुंगेली वाले एरिया में जाएंगे, जांजगीर वाले में तो एससी बाहुल्य हॉस्टल, जिनका परसेंटेज ज्यादा होगा वैसा हॉस्टल रहता है। ठीक है। अब वे छात्रावास जो कि अ, ब और स के अंतर्गत नहीं आते, है ना, उसके अतिरिक्त तो कुछ और हॉस्टल होते हैं जिसमें देखिए इसको बताया जा रहा है। श्रेणी अ, ब, स के छात्रावासों में प्रवेश हो तो स्वीकृत 90% सीट उस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होते हैं जिन छात्रावास के लिए संचालित होता है। जैसे एससी छात्रावास है तो एससी के लिए 90% सीट एससी लोगों के लिए आरक्षित होगा, बाकी का 10% जो सीट रहेगा वो बाकी लोगों को मिलेगा। जैसे एससी हॉस्टल है तो एसटी और ओबीसी लोगों को जो 10% सीट है वही मिलेगा। उसके बाद सामान्य श्रेणी के विकलांग और गरीबी रेखा के नीचे निवासरत करने वाले को जो हॉस्टल रहेगा वहां, जैसे एससी हॉस्टल है तो एससी लोग को क्या मिलेगा, 90% सीट मिलेगा और बाकी 10% वहां के और बचे हुए लोगों को मिलेगा। ठीक है। अब श्रेणी द के छात्रावास उन प्रवेश नियमों के आधार पर दिया जाएगा जो नियम इसमें प्रभावशील रहेगा और जैसा नियम कानून वहां पे चलेगा। अनुसूचित जनजाति का हॉस्टल है, अनुसूचित जाति का हॉस्टल है, तो वहां की जनसंख्या बाहुल्य या छात्रों की संख्या या एरिया के आधार पर वहां पर प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश की प्रक्रिया क्या रहता होगा, अगर हॉस्टल में बच्चों को प्रवेश लेना है तो क्या रूल रेगुलेशन। तो प्रतिवर्ष जब शिक्षण सत्र प्रारंभ होता है, जैसे स्कूलों में प्रारंभ होता है, उसी हिसाब से छात्रावास में भी क्या होता है, एडमिशन होता है। जैसे स्कूलों में एडमिशन होगा वैसे ही एडमिशन। छात्रावास में प्रवेश पाने वाले के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, आवेदन पत्र आएगा। अंतिम तिथि में प्रतिवर्ष सहायक आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त क्या करेंगे, आवेदन पत्र जारी करेंगे। छात्रावास आश्रम के स्थान पर रिक्त होने की स्थिति में वहां पर एक आवेदन मिलेगा, उस आवेदन को सहायक आयुक्त विकास खंड अधिकारी आदिवासी विकास प्रवेश हेतु विशेष अनुमति के जारी करेंगे। मतलब जो राज्य स्तर पे एक लेटर जारी होगा, वो लेटर आपके विकास खंड स्तर में, जिले स्तर में आएंगे और वो जो आवेदन पत्र है वो आवेदन पत्र बच्चों के लिए अलग से बनेगा। बच्चा उसको प्रॉपर प्रारूप में भरेगा और भरने के बाद कहाँ सबमिट करेगा, अपने छात्रावास में सबमिट करेगा जहां उसको एडमिशन लेना है। और नवीनीकरण, जैसे कुछ बच्चे रहते हैं जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी वहीं पढ़ रहे हैं, तो नवीनीकरण हेतु सादे कागज पर आवेदन पत्र केवल गत वर्ष के परीक्षा परिणाम के छायाप्रति के साथ, जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है उसको अपने हॉस्टल में क्या करना है, नवीनीकरण कराना है, तो पुराने साल के रिजल्ट के साथ अपने एक सादा कागज में आवेदन पत्र लगाएगा और जो भी निर्धारित प्रपत्र रहेगा संबंधित अधीक्षक के पास प्रस्तुत करना होगा। जो भी वहां का हॉस्टल वार्डन रहेगा उसके पास आपको लेके सबमिट करना रहेगा, क्योंकि आप वहां के पूर्व छात्र हैं। नए लोगों के लिए क्या रहेगा, लेटर आएगा, लेटर को जारी करेंगे सबका। फिर उसमें देखा जाएगा कि छात्रावास के आसपास के एरिया कुछ किलोमीटर का दायरा होता है, इतने किलोमीटर का बच्चा वहीं पर होना चाहिए। दूर के बच्चों को
न लेकर आसपास के एरिया वाले बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाता है। छात्रावास में प्रवेश पाने हेतु छात्रा को किसी स्थानीय शिक्षा संस्था में प्रविष्ट होना अनिवार्य है। मतलब जिस छात्रावास में आप रह रहे हो उसके आसपास के स्कूल में ही आपका एडमिशन होना चाहिए। ये नहीं कि आप इस छात्रावास में पढ़ रहे हैं, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर आपकी स्कूल है तो वैसे में आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। संस्था में जो प्रशिक्षित प्रवेश अवस्था में छात्रों को अंतःकालीन प्रवेश दिया जा सकता है। छात्रावास में प्रवेश केवल एक ही शिक्षण सत्र के लिए होगा। जो भी प्रवेश होगा वो केवल एक ही शिक्षण सत्र के लिए होता है। ऐसा नहीं कि एक बार प्रवेश हो गया आप पढ़ते ही रहो, हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन कराना पड़ेगा। छात्रावास में पुनः प्रवेश हेतु आवेदन पत्र को क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे या नवीनीकरण होगा। फिर छात्रावास में प्रथम बार प्रवेश पाने के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या जमा करना होगा, तो आपका आचरण प्रमाण पत्र हो गया, प्राप्त अंकों की अंक सूची, निवास स्थान है ना, जो 3 किलोमीटर की परिधि में, देख लो कितने एरिया का होना चाहिए, तो आपके छात्रावास से 3 किलोमीटर के एरिया में ही होना चाहिए। संचालित ना होने पर प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और छायाप्रति। कहना क्या चाह रहे हो, समझ रहे हो। मान जाए किसी का घर उस हॉस्टल से 3 किलोमीटर की दूरी में है तो हॉस्टल में नहीं रह सकता, क्योंकि उसका घर ही क्या है, पास है। मतलब उसका घर जो है वो स्कूल का जो डिस्टेंस है, हॉस्टल का डिस्टेंस है, वो दूर रहेगा तब तो हॉस्टल में रह पाए। कोई बोलेगा कि हॉस्टल मेरे घर के सामने ही है फिर भी मैं हॉस्टल में रहूंगा, तो ऐसा अलाउ नहीं है। ठीक है। फिर ये संभाग, जिला, तहसील स्तर के छात्रावासों को छोड़कर कक्षा 6वीं के नीचे छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतलब संभाग, जिला, तहसील स्तर के जो भी छात्रावास रहेंगे उसको छोड़कर कक्षा 6वीं से नीचे के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतलब 5वीं, 4थी, तीसरी वालों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तथापि प्राथमिक स्तर की बालिकाओं को तहसील एवं तहसील स्तर नीचे कन्या छात्रावासों में प्रवेश दिया जा सकेगा। लेकिन प्राथमिक स्तर की जो भी बालिकाएं रहेंगी उनको तहसील और तहसील स्तर के जो हॉस्टल रहेगा उसमें प्रवेश दिया जा सकेगा। तो ये कुछ नियम कानून है जिसके हिसाब से आपके हॉस्टल चलते हैं कि हॉस्टल में प्रवेश की प्रक्रिया क्या है, उसके आधार पर एडमिशन कैसे होगा। अब प्रवेश के मापदंड देख लेते हैं। जो नवीनीकृत छात्र रहेंगे है ना, जो इनको प्रवेश लेना है, वो प्रवेश के उपरांत छात्रावास या आश्रम में रिक्त सीटों के विरुद्ध उनका एक नियम कानून है। जैसे कि कोई अ श्रेणी जो भी हॉस्टल बताया था उसके अंतर्गत ऐसे पोस्ट मैट्रिक छात्रावास संचालित ना हो, वहां पर अगर हॉस्टल ना हो तो उसके पश्चात नवीन प्रवेश प्रक्रिया हेतु 50% सीट कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु आरक्षित रहेंगे। जिस एरिया में अब श्रेणी के जो हॉस्टल है, पोस्ट मैट्रिक वगैरह, पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक हॉस्टल है, और वहां पर 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले भी छात्रा है या छात्र, जैसे भी हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, तो 50% जो सीट रहेगा वो 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए क्या रहेगा, आरक्षित रहेगा। और प्राथमिकता होगी कि कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को आवेदन उपलब्ध न होने की स्थिति में 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों को आवेदन के लिए विचार किया। अगर 9वीं या 10वीं के बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो 6वीं से 8वीं के बच्चों को हॉस्टल में रखा जाएगा। अगर 9वीं 10वीं के मिल रहे हैं तो पहले उनको रखना। ठीक है। फिर छात्रावास आश्रमों में प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से प्राथमिकता उन छात्रों को दी जाएगी जिनके निवास ग्राम से 3 किलोमीटर की परिधि में क्रमशः उच्चतर माध्यमिक शाला, हाई स्कूल माध्यमिक शाला अथवा प्राथमिक शाला संचालित ना हो। जिनके घर से 3 किलोमीटर की दूरी में स्कूल नहीं रहेगा उनको क्या करेंगे, हॉस्टल में रखेंगे। ठीक है। महाविद्यालयीन छात्रों हैं तो उक्त बंधन में 8 किलोमीटर, मतलब जो और बड़े बच्चे हैं उनके लिए 8 किलोमीटर और छात्राओं के लिए 5 किलोमीटर। अगर उनके घर से 5 किलोमीटर की एरिया में, छात्राओं के घर से 5 किलोमीटर की एरिया में अगर स्कूल नहीं है तब वो छात्रावास में रह सकेगा। ऐसे किसी को भी आप छात्रावास में रखने रहे हो तो कोई भी आके फिर रहने लगेगा, क्योंकि रहने खाने सब चीज का पैसा गवर्नमेंट देती, तो सारे चीज का नियम बना हुआ। छात्र के निवास ग्राम से निर्धारित दूरी पर संचालित न होने का प्रमाण पत्र, वो एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि मेरे घर से इतने किलोमीटर की दूरी पर कोई भी स्कूल नहीं है, ऐसा प्रमाण पत्र। गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल? गवर्नमेंट, पूरा गवर्नमेंट की बात हो रही है। हाँ। प्रारूप में संबंधित ग्राम पंचायत और पंच द्वारा, और वो भी ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच द्वारा साइन कराकर प्रॉपर लाएगा कि मेरे गांव से 3 या 5 या 8 किलोमीटर, जैसा वो जिस क्लास का है, इतने दूरी पर कोई भी स्कूल नहीं है करके प्रॉपर प्रमाणीकरण करेगा। गत वर्ष के परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण होने की स्थिति में छात्रावास आश्रमों में निवास छात्रों को पुनः प्रवेश दिया जाएगा। पास हो जाएगा तो उसको फिर से क्या करेंगे, प्रवेश देंगे। और गत वर्ष जो प्रवेश के आधार प्रवेश आज्ञा, मतलब जैसे कि परीक्षा परिणाम में कोई व्यक्ति अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, अब हमको रहता ना क्वेश्चन कि कोई फेल हो गया तो कैसे करेंगे,
गत वर्ष के प्रवेशित छात्रों की निम्न आधारों पर प्रवेश की आज्ञा प्राप्त न हो सकेगी यदि छात्र, मतलब ऐसे लोगों को हम लोग को एडमिशन नहीं लेना है जिन लोग इस पॉइंट को, जैसे कि पहला है, पहले पिछले साल के परिणाम में क्या हो गया, फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, शाला या छात्रावास में 75% से ज्यादा उपस्थित रहता ही नहीं है, हॉस्टल में रहता ही नहीं है, लेकिन एडमिशन है, 75% से कम हो सका है अटेंडेंस, उसका आचरण अगर उत्तम ना हो तो इस आधार पर उसको अपन लोग छात्रावास में एडमिशन नहीं देंगे। अन्य आचरण या किसी कारण से जिससे जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी उचित ना समझे, अगर कुछ ऐसा काम किया है, आचरण सही नहीं है, तो उसको हम प्रवेश नहीं दे सकते। तो ये सारे तरीके हैं कि किस तरह से आप छात्रों को दोबारा एडमिशन लेंगे, री एडमिशन लेंगे या नया एडमिशन लेंगे। अब छात्रावास से निष्कासन कैसे कर सकते हैं किसी भी छात्र को, आप बनोगे भविष्य में छात्रावास, कोई बच्चा अगर अनुचित आचरण करेगा तो आप उसको कैसे छात्रावास से भगा सकते हो। किसी भी छात्र को निष्कासित करने का अधिकार छात्रावास समिति या जिला अध्यक्ष को होगा। यदि छात्र जो है क्या करेगा, छात्र छात्रावास में अंतःकालीन प्रवेश के पश्चात 1 माह के भीतर किसी स्थानीय संस्था में प्रविष्ट नहीं हो गया, मतलब वह आपके छात्रावास में प्रवेश तो ले लिया है, लेकिन किसी भी स्थानीय संस्था में अगर एडमिशन नहीं लिया हो, 1 महीना हो गया और आपके छात्रावास में रह रहा, तो ऐसी स्थिति में आप छात्र को क्या कर सकते हो, निष्कासित कर सकते हो कि आपका किसी भी स्थानीय संस्था में एडमिशन नहीं हुआ। नेक्स्ट है, जांच के पश्चात यह पाया जाए कि छात्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को गलत जानकारी प्रस्तुत किया, अब जाति को ही गलत अगर प्रस्तुत करेगा तब तो आप उसको क्या कर सकते हो, निष्कासित कर सकते हो। छात्रावास में प्रवेश के समय प्रस्तुत गलत तथ्य, गलत ढंग या फर्जी कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया है तो उसको हम निष्कासित कर सकते। छात्र अनियमित रूप से शाला में उपस्थित नहीं हो रहा हो, छात्रावास में निवास नहीं करता, मतलब स्कूल भी ना जाता हो और छात्रावास में रहता भी नहीं हो, एडमिशन बस हो गया, रहता नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, निष्कासित कर सकते हैं। छात्र की उपस्थिति छात्रावास के अन्य छात्रों के लिए अनुशासन, मतलब डिसिप्लिन में रहेगा, अगर डिसिप्लिन में नहीं है, आपत्तिजनक है, तो आप उसको 1-2 बार समझाइश दोगे, समझाइश देने के बाद आप छात्रावास से छात्रों को क्या कर सकते हो, निष्कासित कर सकते हो। छात्रावास में संचालित जो सामूहिक मेस रहता है ना, उस मेस में सम्मिलित ना होने अथवा मेस में सम्मिलित रहते हुए भी मेस की फीस में प्रतिपूर्ति ना करे, जैसे कि जो भी मेस का फीस रहेगा उसको अगर वो नहीं देता है तब भी आप उसको निष्कासित कर सकते हो, पहले उसको हिदायत देना है, अगर नहीं मानेगा तो निष्कासित कर सकते हो। छात्रावास में निवासरत के दौरान विभाग द्वारा वितरित व्यक्तिगत सामग्री, जो भी उसको सामग्री मिलता है, जो भी जनरल यूज की चीजें मिलती है, उस सामग्री जैसे कि पलंग, गद्दा, चादर, थाली, कंबल आदि अथवा छात्रावास भवन परिसर में उपलब्ध सामूहिक उपभोग, गैर उपभोग वाली वस्तुओं की क्षति पहुंचाने, जो भी उसको मिला हुआ चीज उसको क्या करेगा, क्षति पहुंचाएगा, तोड़ेगा, और उसका शिकायत मिला है तब उसको हम छात्रावास से क्या कर सकते हैं, निष्कासित कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सब तो है ही, धूम्रपान का सेवन करेगा, शराब सेवन करेगा, गुटखा करेगा, पाए जाने पर आप उसको निष्कासित कर सकते। संस्था में निवासरत छात्राओं द्वारा अपने अपने कमरे की दीवार पर धारित कोई भी अश्लील चित्र वगैरह या फिर गलत कार्य करेगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उनको हटा सकते हो। अब जो भी छात्र रहते हैं उनको जो उनके जीवन यापन के लिए जो बोल सकते हो कि जो पैसा मिलता है या सरकार जो स्टाइफन देती है उसको शिष्यवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिष्यवृत्ति कहा जाता है। तो छात्रावास की प्रविष्ट छात्रों की शिष्यवृत्ति, छात्रावासी दर पर छात्रवृत्ति का भुगतान कैसे मिलेगा, जैसे प्री मैट्रिक स्तर का छात्रावास है ना, मतलब जो प्री मैट्रिक स्तर का छात्रावास है वहां के आश्रम में प्रवेशित सभी वर्ग के सभी विद्यार्थियों के लिए शासन समय समय पर निर्धारित वर्ष में 10 माह के लिए शिष्यवृत्ति देता है। मतलब आपका जो पढ़ाई का ड्यूरेशन, जैसे छुट्टी के ड्यूरेशन में शिष्यवृत्ति नहीं मिलता तो 10 माह मिलता है। जो आपका अप्रैल और मई का 2 महीने का महीना रहता है या मई या जून का, वो 2 महीने का नहीं मिलता, तो 10 माह के लिए मिलता है। अनुसूचित जाति, जनजातीय, पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को यह शिष्यवृत्ति दिया जाता है। फिर पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में प्रवेशित छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रावासी का जो दर होता है उसके अनुसार उनको क्या मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है। मतलब वो हॉस्टल में रहते हैं लेकिन फिर भी उसके अतिरिक्त अगर उनको अलग से स्टाइफन मिलता है तो उसके लिए वो पात्र होते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रावासों में प्रवेशित एवं मेस सम्मिलित विद्यार्थियों को छात्र भोजन पर सहाय योजना की भी पात्रता होती है। मतलब जो पोस्ट मैट्रिक छात्रावास होता है वहां के बच्चों को रहने खाने के लिए उनके ही खाते में, उनके ही अकाउंट में पैसा दिया जाता है। लेकिन जो प्री मैट्रिक छात्रावास होता है वो जो छात्रावास का खाता होता है उसमें पैसा आता है। समझ पा रहे हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए पैसा छात्रावास के खाते में आता है, अकाउंट नंबर में आता है, लेकिन जो बड़े बच्चे रहते हैं उनके खाने पीने के लिए पैसा उनके अकाउंट में आता है। ये कहना चाह रहा हूं।
पोस्ट मैट्रिक मतलब बड़ा हॉस्टल और प्री मैट्रिक मतलब छोटा है। ठीक है। विशिष्ट संस्थाओं के साथ संलग्न छात्रावासों में शिष्यवृत्ति का भुगतान संस्थाओं के लिए विशेष रूप से निर्धारित होता है, देय होता है। कहने का मतलब जो भी उनका पैसा रहता है वो उनके खाते में ही दिया जाता है। अब उसके अतिरिक्त तो बोल सकते हो जो शिष्यवृत्ति मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है, उसका उपयोग जो बच्चा रहता है वो संचालित मेस में व्यय की प्रतिपूर्ति में ही करेगा, दूसरी चीज में उसका यूज नहीं करेगा। अब जो बच्चों के लिए जो बचत राशि रहता है, जैसे कुछ पैसे आए हैं और पैसे बच गए हैं, तो उस बचत राशि का उपयोग छात्रों द्वारा तेल, साबुन, नहाने, कपड़ा धोने, टूथपेस्ट, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, जूता, मोजा, गणवेश, स्वेटर, मतलब मान लीजिए कुछ बजट आया, बजट में कुछ पैसे आपके बच गए खर्चे से, तो ये जो पैसे हैं उनको उन्हीं बच्चों के में हमको क्या करना है, खर्च करना है। ठीक है। कनिका 4 के अनुसार मेस की फीस की राशि छात्रों की सहित अधीक्षक अथवा मेस संचालन समिति का अधिकृत पदाधिकारी के पास प्रति माह जमा किया जाएगा। मतलब आपको पहले हर महीने का डिटेल बताना पड़ेगा कि किस तरह से आपने इस महीने के खर्च को किया है। आपको पूरा एक ब्यौरा देना पड़ेगा कि आपने जो भी पैसे आए हैं उस पैसे का किस तरह से इस्तेमाल किया। किसी भी अवस्था में छात्रावास के लिए स्वीकृत शिष्यवृत्ति, जो भी स्वीकृत शिष्यवृत्ति रहेगा, उसकी राशि से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य को देय शिष्यवृत्ति से राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब जो राशि आपके पास आता है उस राशि से एग्जैक्ट वही राशि ऊपर नीचे, मतलब उसमें मैच होना चाहिए, इतना राशि आया इतना राशि खर्चा हुआ, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिला अध्यक्ष अपने जिले में स्थित अनेक छात्रावासों के स्थानों पर समायोजन करने के लिए इस आधार पर सक्षम जिले के स्वीकृत संपूर्ण स्थानों पर अधिक संख्या के स्थानों पर ना हो, राज्य हेतु कुल स्वीकृत सीट की सीमा इसी प्रकार का समायोजन करके विभाग सक्षम करते हैं। मतलब जो भी जिले हैं उस जिले में कितना हॉस्टल रहेगा, उस हॉस्टल का नियम कानून, उसके जितना भी फाइनेंस मैटर है उस सब का जो हेड रहेगा वो जिला अध्यक्ष उसको देखता है। ठीक है। और जो छात्रावास रहते हैं उसमें क्या क्या सुविधा रहता है, तो निःशुल्क आवास की सुविधा रहता है, पलंग, गद्दा, चादर, कंबल, मच्छरदानी, तकिया, थाली, गिलास सभी चीज उनको मिलता है। छात्रावास में सामूहिक मेस की संचालन है तो भोजन पकाने के लिए बर्तन, खाद्यान्न सामग्री, भंडारण उपकरण की निःशुल्क व्यवस्था विभाग द्वारा करता है कि आपको किसमें खाना बनाना है, कैसे बनाना है, सारी सुविधाएं दी जाती है। ठीक है। छात्रावास का जो पेयजल है, पानी की सुविधाएं हैं, पाइप, लाइट फिटिंग, ओवरलोड टैंक वगैरह, हैंड पंप, नलकूप, सारा व्यवस्था किया जाता है। प्रत्येक संस्था में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए उनके आयु और लिंग के अनुरूप क्रीड़ा सामग्री, खेलने के लिए सामान, वाद्य उपकरण, ये सारा दिया जाता है। प्रवेश की जो भी विद्यार्थी रहते हैं उनके लिए दैनिक समाचार पत्र, मासिक, शैक्षिक जो भी पत्रिका होता है जिससे उनका ज्ञान बढ़ सके, वो सब रहता है। प्रत्येक संस्थान में प्रवेशित छात्रों के नियमित के लिए उनके लिए जो भी घड़ी हो गया, उनके कमरे में जूता स्टैंड और साफ सफाई है तो फिनाइल, झाड़ू, डस्टबिन, मतलब जितना भी दैनिक दरिंदगी का चीज है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये आपका छात्रावास से रिलेटेड जो भी प्रवेश के नियम कानून बोल सकते हैं, छात्रावास की सुविधाएं, छात्रावास से किसी बच्चों को कैसे आप हटा सकते हो, छात्रावास के प्रवेश के मापदंड है, इसको आप एक बार जरूर पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के बाद तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा।